नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जब सभी पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही हैं, ऐसे दौर में इन पार्टियों के द्वारा जो अभिव्यक्ति की जा रही है चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है कि समीक्षा करने पर उन्हें कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है जिसने कि गद्दारी की हो पार्टी को जिताने में। इसलिए हर पार्टियां तलाश कर रही हैं कि चुनाव हराने वाला गद्दार कौन है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह उत्तर प्रदेश में हार से खलबली मची हुई है और समीक्षा बैठकों में गद्दार कौन है की चर्चा की जा रही है और गद्दार की तलाश में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। योगी गुट शाह गुट को गद्दार कह रहा है और शाह गुट योगी गुट को गद्दार कह रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है और इसके एक ध्रुव पर योगी आदित्यनाथ हैं जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे ध्रुव पर मोदी और शाह हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। टकराव इनमें बुलंदियों पर है और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। शाह गुट का कहना है कि गद्दारी किया है योगी आदित्यनाथ और इनके कार्यकर्ताओं ने, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बड़ी हार मिली है। इस गद्दारी को आधार देने के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पावर कट किया गया चुनाव के दौरान, यहाँ तक कि मतगणना के दौरान तक, और इसके पहले चुनाव के पहले पावर कट बिल्कुल नहीं होता था, बिजली बिल्कुल नहीं जाती थी, लेकिन जानबूझ करके पावर कट किया गया। नीतीश कुमार बिहार में अलग से नाराज बैठे हैं एनडीए सरकार से और नायडू भी बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं लोकसभा में अपना अध्यक्ष भेजने के मामले में। उनका कहना है कि सर्वसम्मति से एनडीए गठबंधन चाहेगा कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह इसके लिए तैयार नहीं हैं। वह उसी तरह से ठसक के साथ अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ओम बिरला को, जिस तरह से उन्होंने 2014 और 19 में बनाया था। लेकिन उनकी ठसक को क्या नीतीश और नायडू मान लेंगे? कतई नहीं मानेंगे। और नीतीश कुमार के प्रवक्ता केसी त्यागी का तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे अध्यक्ष डिसाइड करेगी हम उस पर मुहर लगा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार की ही पार्टी में जनता दल यू में बहुत से ऐसे चेहरे जो कि सांसद के रूप में उभर करके आए हैं, जीते हैं, उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यू का कोई अध्यक्ष लोकसभा में होना चाहिए। जाहिर है कि पार्टियों में ही घमासान छिड़ा है। पार्टी प्रमुख का अपने ही सांसदों के साथ मतभेद होना क्या सूचक करता है? यही सूचक करता है कि कभी भी जनता दल यू के सांसद टूट सकते हैं और मोदी खेमे में जा सकते हैं करोड़ों रुपए ले करके, अरबों रुपए ले करके, और उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है। और ऐसा अगर होगा तो पहली बार नहीं होगा। ऑपरेशन लोटस इसीलिए कुख्यात हुआ है कि गैर असंवैधानिक ढंग से सांसदों को तोड़ा जाता है, विधायकों को तोड़ा जाता है, और कोई भी पार्टी अपने मूल चरित्र से
एकाएक नहीं हट सकती है और वह स्वच्छ और साफ राजनीति का द्योतक नहीं बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है वह चरित्र कमोबेश अभी भी देखने में आया है, चाहे वह चुनाव जीतने में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर के रहा हो, राम के मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश रही हो, हालांकि ये मुद्दे काम नहीं आए, और चाहे वह जीतने के बाद एनडीए सरकार के बनने के बाद मंत्रालयों के बांटने और हर पार्टियों, हर गठबंधन के सदस्यों को, घटकों को उनका वाजिब हिस्सा देने की बात हुई है, चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसी ठसक के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है जिस ठसक के साथ 2014 और 19 में उन्होंने किया था। लेकिन सवाल उठता है कि जब पार्टी अपने अंदरूनी खेमों से ही लड़ रही है और अपने पार्टी में ही गद्दार की तलाश कर रही है, तो घटक दलों की तो बात दूर कि वो सरकार गिरा देंगी। कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता, बागी सांसद या आरएसएस कैडर से आने वाले चुने हुए प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा कर दें। और यह संकट फ्लोर टेस्ट के समय नहीं, बल्कि 26 जून को जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, तो कहीं उसी में ना भारतीय जनता पार्टी के गद्दार ही सरकार को गिरा दें। अगर अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला को खड़ा करती है, टीडीपी अपना प्रतिनिधि खड़ा करती है और दोनों में लड़ाई होती है और नायडू की पार्टी का नेता अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया जाता है, तो सरकार अपने आप ही गिर गई मान ली जाएगी, फ्लोर टेस्ट की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर के गद्दारों से नहीं, इंडिया गठबंधन को भी गद्दार कहती है। इंडिया गठबंधन का तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुद्ध नाम ही नहीं लिया। इंडिया गठबंधन को कभी इंडिया गठबंधन नहीं कहा। शुरू में वह घमंडिया गठबंधन कहते रहे और उसके बाद इंडी गठबंधन चुनाव में प्रचार के दौरान भी, मतगणना के समय भी और अब भी प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के मुंह से सिर्फ इंडी गठबंधन ही निकलता है। तो इतनी नफरत प्रधानमंत्री के अंदर भरी हुई है विपक्ष के प्रति, और इसी नफरत की वजह से चुनाव के पहले और चुनाव के समय जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को तोड़ने, विपक्ष की एकता को भंग करने की कोशिशें की गई थी, वह चीज़ें परिलक्षित होती हैं। तो क्या रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग से इंडिया गठबंधन के प्रति नफरत काफूर हो सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और यदि इंडिया गठबंधन या विपक्ष पर फिर से उनका हमला शुरू होता है, तो क्या पार्टी के अंदर के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए दंडित करेंगे या उनका समर्थन करके मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे? हमें तो लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है, आरएसएस से ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस का घमासान तो सड़क पर आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर का टकराव और घमासान अभी सड़क पर नहीं आया है। हमें लगता है कि यह घमासान आरएसएस के घमासान से ज़्यादा घातक है। और फ्लोर टेस्ट के पहले 26 जून को जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मत पड़ेंगे, तो उस समय यह घमासान खुल करके सामने आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी नेता, जो कि नरेंद्र मोदी और शाह के तानाशाही और अहंकारी रवैये से बहुत समय से परेशान हैं, क्या वह ज्वालामुखी फटेगा?
जिस तरह से आरएसएस का संकेत है और आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ज्वालामुखी सुलग रहा है वह फटे, विस्फोटक बने, और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि आरएसएस को उसकी औकात दिखा दिया जाए। बात यहाँ तक पहुँच आई है। आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह राजनीति में, वह चुनाव में या सियासी राजनीति में कोई इंटरेस्ट रखती है, लेकिन जग जाहिर है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उसे योजनाबद्ध तरीके से करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो अंतर्द्वंद है, जो कि सड़क पर इनकी लड़ाई आ गई है, और वह मोदी और भागवत के बीच ही नहीं रह गई है, बल्कि पार्टी के तमाम नेताओं के दिए गए बयान के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के मतभेदों के तहत है, और यह मतभेद कब और कैसे उत्पन्न हुए इस पर भी एक सरसरी तौर पर नज़र डालनी चाहिए। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। विजयदशमी के दिन 2025 को 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस को, और आरएसएस का गठन इसीलिए किया गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। भारत में जो साझा संस्कृति चली आ रही है, बहुधर्मी लोग रहते हैं और सर्वधर्म समभाव कायम है। संविधान के अनुसार जो सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता की भावना लोगों में है, इसे रौंदते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ऐसी सोच आरएसएस की शुरू से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार चुन करके मजबूती के साथ आते हैं, तो उसी समय आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जमीन तैयार करने की बात बीजेपी से और बीजेपी प्रमुख मोदी और शाह से उम्मीदें करता है कि 10 साल हैं, और इन 10-11 सालों में पूरे देश को हिंदू संस्कृति के तहत हिंदू की प्रयोगशाला बना दी जाए। और जब पूरा देश हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन जाएगा तो अपने आप ही यह देश सर्वधर्म संभाव वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए कोशिशें भी की गई। उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बना भी दिया गया, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 90% वोट मिलने लगे और इनकी सरकार बनने लगी। तो 2014 से 2019 तक, और अभी भी इनका हिंदुत्व का प्रयोगशाला का किला ढहा नहीं है। उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अब भी इनका हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाला फार्मूला चल रहा है, और इन्हें भर भर के सीटें मिली हैं। लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला से हट करके, कमंडल की राजनीति से हट करके मंडल के ओर उन्मुख हुआ है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समन्वित प्रयास से ओबीसी की जनगणना कराने, ओबीसी का उनका हक अधिकार देने की बातें कहा है, 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कहा है। यह बातें उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आ गई और हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनने से इनकार कर दिया। और जब एक बड़ा राज्य हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनने से इनकार कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जितना बड़ा सदमा पहुंचा है कि अपने लोगों को ही गद्दार कहना शुरू कर दिए हैं, और पार्टी के अंदर के गद्दारों को ढूंढ करके उनका सफाया करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की हार से पार्टी के अंदरूनी झगड़े, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के झगड़े सड़क पर आ गए हैं, और अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
जो कि पीक पर थी, शिखर पर थी, शिखर से वो ढलान की ओर आ गई है और धीरे धीरे वो जमीन पर आ रही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है। अब देखना है कि बाकी किले कैसे ढहते हैं। मध्य प्रदेश का किला सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा मजबूत है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला, आरएसएस की प्रयोगशाला और आरएसएस के जितने प्रचारक वहाँ पर काम किए हैं और कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश को भी कमंडल की राजनीति से हटा करके मंडल के रास्ते पर लाया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। और इस रास्ते पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चलना भी शुरू कर दिया है और अपने संगठन में इसके लिए गद्दारों को चिन्हित किया जा रहा और उन गद्दारों को सबक सिखाने और नई पीढ़ी के नेताओं को ले करके आने का मंसूबा है और इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए पार्टी काम भी कर रही है। इसी तरह से गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी वहाँ के हिंदुत्व के किले को ढहाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है, बढ़ नहीं रही है बल्कि बढ़ चुकी है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट चुकी है और घटती जा रही है, इसे भी इन चुनाव के बाद की परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूर्यास्त होने वाला है और राहुल गांधी का सूर्योदय हो रहा है। अगर सबसे बड़े किले को फतह करके राहुल गांधी ने यह संदेश पूरे देश में दे दिया कि ओबीसी एससी एसटी को उनके हक अधिकारों की बातें उनके हक अधिकार दिलाने की बातें कह करके उनके वोट को लिया जा सकता है और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, तो इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें संविधान की मर्यादा भी रह जाएगी, संविधान को आगे ले जाने का उद्देश्य भी आगे आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही रवैये को भी तोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहता है कि वह धर्म के रास्ते से अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करे और उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा उपचुनाव 9 सीटों पर इतनी मजबूती के साथ फिर से हिंदुत्व के प्रयोगशाला की बात करके, रामलला और राम मंदिर के उद्घाटन की बात करके फिर से इन 9 सीटों पर कब्जा करके इंडिया गठबंधन को एक झटका देने की तैयारी में है। लेकिन हमें लगता है कि कमंडल के आगे अब मंडल की नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सोच जो पुरानी थी, उस सोच से वोट देने वाले ओबीसी एससी एसटी के लोगों के कान खड़े हो गए हैं और वह संविधान बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए, अपनी जनगणना कराने के लिए वोट देंगे इन उपचुनाव में भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कमंडल को लेकर के चलेंगे तो शायद यह बात निचले स्तर तक पैठ बन जाएगी, बात पहुंच जाएगी कि नरेंद्र मोदी विकास नहीं चाहते हैं, सिर्फ कमंडल के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो होने वाले मध्यावधि चुनाव, हाँ ठीक कह रहे हैं हम, 2029 के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना है, हमें इंतजार करना है कि मध्यावधि चुनाव कब होते हैं। और यह कभी भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल या 2 साल में भी हो सकता है। लेकिन इतना निश्चित है कि नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार पूरे 5 साल नहीं व्यतीत पूरे कर सकेगी, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हैं, जिस तरह से गद्दारों की संख्या पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दिख रही है
और जिस तरह से ऑपरेशन लोटस को चलाने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन रही हैं, तो इससे नरेंद्र मोदी को सबक लेना चाहिए। अगर ऑपरेशन लोटस के तहत इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जनता दल यू के 12 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, टीडीपी के 16 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ हो जाएंगे और इनकी सरकार को गिरा देंगे। और हो सकता है कि इंडिया सरकार की बनने की नौबत भी आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हर कदम पर कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने, इनके कदमों के सामने पहले फूल बिछाए जाते थे, लाल कालीन बिछाई जाती थी, अब वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मोदी की गारंटी का मुद्दा उठाते हैं तो वह भी फ्लॉप हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाते हैं और हिंदुओं के हक अधिकार को मुसलमानों को सौंपने की बात कहते हैं, मंगलसूत्र, नल की टोटी और ऐसे तमाम घटिया किस्म के बयानों को का सहारा लेकर के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, तो इनका वह भी गुरूर टूट जाता है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो भी रास्ता आगे अख्तियार कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी चाहेंगे तो उनकी हर काट को अपने ब्रह्मास्त्र से ध्वस्त कर सकते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है 5 न्याय और 25 गारंटियां, ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए उनकी जनगणना, इसी ब्रह्मास्त्र से नरेंद्र मोदी और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को और नरेंद्र मोदी के जो अहंकार हैं, इनका जो तानाशाही रवैया है, इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, तो यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। CSDS के आंकड़े, CSDS एक सर्वे एजेंसी है जिसने आंकड़े जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से ज़्यादा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता 36% हो गई है, जबकि मोदी जी की लोकप्रियता 32 पर आकर के अटक गई है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिस्थितियां चुनाव जीतने की, मुद्दे और एजेंडे किस तरह से बदल रहे हैं और किस तरह से भारत एक समावेशी संस्कृति की ओर लौट रहा है और वह हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कतई नहीं जाना चाहता है। वह प्रधानमंत्री की गलत नीतियों का शिकार होने के लिए फिर से उन्हें बहुमत देने या जिताने की ओर बिल्कुल नहीं जा रहा है, बल्कि भारत के मतदाता संविधान बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए, ओबीसी SC ST के हक अधिकार को बचाने के लिए और मुसलमानों को के ऊपर जो संकट के बादल छटे हुए हैं, इसे हटाने के लिए और देश में साझा संस्कृति, आपसी सौहार्द, भाईचारा, अमन चमन जैसा कि पहले था, उसे बनाए रखने के लिए अब भारतीय मतदाता, लगभग 97 करोड़ मतदाता जिस दिशा में सोच रहे हैं वह सोच सकारात्मक है। और अगर सकारात्मक सोच इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का राज कायम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।